हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीए प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ाती हूँ और सेमेस्टर हमारा 4 चल रहा है। और ये जो हमारी सेमेस्टर 4 की बुक है, ये एजुकेशन की बुक है। और आपकी जो एजुकेशन की बुक है, इसका नाम है मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। ये आपकी एजुकेशन की बुक का नाम है। अगर आपके पास ये एजुकेशन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इस बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो फर्स्ट चैप्टर हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी दोनों ही वीडियोज़ का। आप चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश कर लीजिए एंड देन चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएँ और अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। चलिए फिर बिना देरी किए हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एजुकेशन की बुक का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा अध्याय 2 है और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया और प्रौद्योगिकी। यानी हम चिंतन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिगत कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मीडिया और प्रौद्योगिकी कारक, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं परिचय से। पहले हम लोग आपकी बुक का परिचय देख लेते हैं। मानवीय व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है और यह कार्य और भी कठिन हो जाता है यदि हम किसी विशेष व्यवहार के पीछे के कारण को पता लगाना चाहते हैं। हमारा व्यवहार ज़्यादातर हमारे चिंतन और अधिगम पर निर्भर करता है। यानी मानवीय व्यवहार को समझना एक जटिल प्रक्रिया है और ये और भी ज़्यादा जब कठिन हो जाता है जब हम पर्टिकुलर किसी व्यवहार की बात कर रहे हों कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार, हमारा जो चिंतन होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, आमतौर पर लोग अधिगम और सीखने को स्कूल या कॉलेज से जोड़कर देखते हैं। यानी कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि सीखना या अधिगम करना स्कूल या फिर कॉलेज से रिलेटेड होता है। हम स्कूल में व्याकरण के नियमों के बारे में सीखते हैं, हम बोर्डमास भी सीखते हैं और हमारे हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में सीखते हैं। यह हम सब स्कूल या कॉलेज में सीखते हैं, लेकिन क्या अधिगम केवल स्कूल तक ही सीमित है? हम स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखते हैं, किस तरह से व्याकरण होता है, इंग्लिश व्याकरण या फिर बोर्डमास या फिर हमारे हृदय की यानी दिल की धड़कन, दिल के बारे में हम सारी चीज़ें सीखते हैं। पर क्या रियलिटी में सीखना सिर्फ यही है? लर्निंग सिर्फ यही है जो हम स्कूल में प्राप्त करते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम आसपास के पड़ोस में, अपने व्यवहार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स सर्कल से, सभी से सीखते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ हम स्कूल में जाके ही लर्निंग प्राप्त करते हैं। तो लर्निंग को सिर्फ स्कूल तक सीमित रखना ये सही नहीं होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अधिगम हमेशा सचेत प्रयास का परिणाम नहीं होता, कभी कभी अनजाने में होता है और कभी नहीं भी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा सचेत रूप से अधिगम करते हैं। कभी कभी ये अनजाने में भी होता है और कभी कभी होता भी नहीं है। कभी कभी हम अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार में भी चिंतन जोड़ते हैं। हमें हमारे पिछले अनुभवों के माध्यम से या दूसरों के अनुभवों से होने वाले हमारी सीख शामिल होती है। इसमें वृद्धि और विकास के कारण हमें व्यवहार में होने वाले परिवर्तन भी शामिल होते हैं। यानी हमारा जो अध्ययन होता है या अधिगम होता है वो सिर्फ हमारी लर्निंग स्कूल से रिलेटेड ही नहीं होता। हम लोग जो सीखते हैं, हमारा जो अनुभव होता है, हमारे जो अनुभवों में वृद्धि होती है, जो हमारे आसपास के कारक होते हैं, उन सभी में शामिल होता है हमारा अधिगम। और इसी तरह से हम इन सभी चीज़ों को अधिगम के अंतर्गत परिभाषित कर सकते हैं या फिर ये कहें शामिल कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे चिंतन और अधिगम यानी थिंकिंग और लर्निंग, किस तरह से हम चिंतन और अधिगम को एक साथ देख सकते हैं। अधिगम व्यवहार में किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है। यानी अधिगम का मतलब है जो हमारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारा अधिगम है। किसी चीज़ को सीखकर जो हम बदलाव कर रहे हैं वही हमारा अधिगम है। इस तरह के बदलाव के पिछले कई कारण हो सकते हैं। यानी जो भी हम लोग बदलाव कर रहे हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे पिछले अनुभव या जानबूझकर किया गया अभ्यास। यानी या तो हमारा कोई अनुभव हो सकता है कि हाँ हम चेंज हो गए, हमारी बातचीत करने का तरीका बदल गया, या फिर हमारा अभ्यास हो सकता है कि हाँ हमने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली। उदाहरण के लिए स्नान घर में साबुन के पानी पर
लापरवाही से पैर रखने वाले बच्चे फिसल सकते हैं। अगली बार जब वह इसी तरह की सतह यानी साबुन के पानी में चलता है तो वह बहुत सावधानी से अपने पैर नीचे रखता है। यानी उदाहरण के तौर पर हम एक बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने साबुन के पानी पर पैर रख दिया और वो फिसल गया बाथरूम में, तो अगली बार वो जब भी ऐसा पानी देखेगा तो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्व अपना पैर रखेगा, क्योंकि उसे पता होगा, उसके पास अनुभव है कि अगर ऐसा पैर रखा तो मैं फिसल सकता हूँ और मेरे चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन अनुभवों के माध्यम से आता है। यानी ऐसा जो व्यवहारिक परिवर्तन है, पहले वो उसमें वो चेंज कैसे आया, जब उसे पता चल गया कि हाँ फिसल सकते हैं, तो ये जो परिवर्तन आया, व्यवहारिक परिवर्तन आया, ये अनुभवों के आधार पर आया। यदि कोई बच्चा स्केटिंग सीखने के लिए कक्षाएं लेता है और कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह स्केटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसे व्यवहार अभ्यास का परिणाम हो सकता है। यानी जब हम कोई चीज़ सीख कर उसमें परिवर्तन करें तो वो अभ्यास का परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में एक बच्चे का उदाहरण लिया गया है जो स्केटिंग कर रहा है, और स्केटिंग करने के बाद उसे सीखने के बाद उसमें परिवर्तन आया, तो वो अभ्यास का परिणाम है। व्यवहार में दोनों प्रकार के परिवर्तनों को अधिगम कहा जा सकता है, और दोनों ही प्रकार के जो परिवर्तन हैं इन्हें हम अधिगम के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अधिगम के अंतर्गत हम किसे रख सकते हैं। अधिगम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। यानी अधिगम का मतलब ये नहीं है कि हमने एक मिनट देखा और फिर हम उसे भूल गए, नहीं, वो स्थायी होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो स्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ दिनों में ही हम उसे भूल गए और बिल्कुल भुला दिया कि क्या था, नहीं, वो कुछ टाइम तक स्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि हम सड़क पर जा रहे हैं, हमने कोई गाड़ी देखी और उसका जो नंबर है वो हमने देख लिया और पढ़ा, और लेकिन कुछ टाइम बाद भूल गए, तो वो हमारी लर्निंग या अधिगम नहीं कहलाएगा। उसे थोड़ी दिन तक तो हमें याद रखना ही होगा, तभी हम उसे अधिगम के अंतर्गत रख सकते हैं। चिंतन और अधिगम दोनों ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं। यानी चिंतन और अधिगम दोनों ही कैसी प्रक्रिया हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं। दोनों प्रक्रियाओं के दौरान हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। यानी हमारे दिमाग को सक्रिय रखा जाता है चिंतन में भी और अधिगम में भी। हम कह सकते हैं कि चिंतन अधिगम का एक हिस्सा है। यानी चिंतन जो है वो अधिगम का ही एक हिस्सा है। चिंतन की प्रक्रिया के दौरान हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, और कुछ सीखते समय हम अपने शरीर और हृदय के साथ अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। यानी जब हम चिंतन करते हैं या अधिगम करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क और हृदय दोनों का ही प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और चिंतन और अधिगम दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि हम इस वेन डायग्राम या फिर इस आरेख के द्वारा देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा चिंतन होगा वहीं अधिगम भी होगा। अगर हम किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे हैं तो अधिगम भी ज़रूर होगा। ठीक है, ये यही वेन डायग्राम दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण। यानी अब हम अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे पहला दृष्टिकोण दिया गया है वो है अधिगम का व्यवहारिक दृष्टिकोण। यानी पहले हम अधिगम का व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखेंगे। व्यवहारवादियों के अनुसार तथ्य, अवधारणाओं और कौशल का अधिग्रहण ही अधिगम है। यानी जब हम तथ्य और अवधारणाओं और कौशल का अधिग्रहण करते हैं वही हमारा अधिगम कहलाता है। और इसके लिए हमें पुनरावृत्ति यानी दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, गणित के पहाड़ों को दिन व दिन दोहराने की पारंपरिक पद्धति की सीखने अधिगम के इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यानी अगर हम कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो हमारे अधिगम लर्निंग में रहती है, हम उसे सीखते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें तो हम उसे भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे मैथ के टेबल्स वगैरह हो गए, यानी टेबल वगैरह जो होते हैं हमें उन्हें डेली रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज हम उसे भूल जाते हैं। ये हमारा इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा दृष्टिकोण है वो है अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। अब अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को देख लेते हैं, ये किस तरह से है। अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जो है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। सटीक तथ्य, ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित रणनीतियों और सचेत प्रयासों का परिणाम अधिगम होता है। यानी जब हम किसी भी चीज़ का सटीक और तथ्य और ज्ञान कौशल हासिल करते हैं और सावधानी पूर्वक उन रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, उनका परिणाम हासिल करते हैं, वही हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। यह व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना
में परिवर्तन लाता है। यानी संज्ञानात्मक विद्वान जो हैं उनका कहना है कि ये जो सीखना है ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सीखने से ही नहीं, हमें परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया करते हैं तो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट जो दृष्टिकोण है वो हमारा है मनोवैज्ञानिक रचनावादी दृष्टिकोण। इसको देख लेते हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षार्थी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया में काम करके ही इस दुनिया की समझ बनाता है। यानी इनके अनुसार, मनोवैज्ञानिक संरचना के अनुसार, जो रियलिटी है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है और अपने अनुभवों को बनाता है, स्वयं ही अपने अनुभवों का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी अपने ही अधिगम ज्ञान का मालिक होता है। यानी उसे जितना भी अधिगम है, जो भी ज्ञान है, वो उसका खुद मालिक है। इसे मनोवैज्ञानिक संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, कोविड-19 की जब सिचुएशन थी, सभी लोगों को कहा जा रहा था कि मास्क पहनो, हैंड वॉश करो। ये क्या है, ये उसने खुद रियलिटी में देखा, रियलिटी ये जो वर्ड है यानी एक्चुअल में देखा और उससे सीखा, तो वो मनोवैज्ञानिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये भी दृष्टिकोण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दृष्टिकोण है वो आपका है सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण। अधिगम सामाजिक रूप से निर्मित सृजित अवसरों के माध्यम से होता है। हम अलगाव में नहीं रहते, हम समाज में एक हिस्सा हैं, इसीलिए व्यक्ति के सीखने में समाज की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी जो समाजवादी संरचनावादी दृष्टिकोण है, ये समाज को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं कि हम समाज में रहते हैं और समाज का जो हिस्सा है वो हम हैं, और वहाँ से जो हम लर्निंग सीखते हैं, जो लर्निंग एबिलिटी है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी दृष्टिकोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा दृष्टिकोण है वो है सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण। अब हम सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। मानवतावादी या मानव होने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण मानवता की मूल बातों को ध्यान में रखता है। इस विचारधारा का मानना है कि हम में से प्रत्येक सीखने में सक्षम है, लेकिन अपने तरीके से। यानी मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो मानवता को केंद्र में रखता है और ये कहता है कि हर व्यक्ति जो ध्यान है, जो सीखना है, वो उसकी अपनी इच्छा है और वो अपने अकॉर्डिंग सीखता है। हर व्यक्ति का तरीका अलग है, हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग तरीके से देखता है। अब देखिए, मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसको आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, और कोई और टीचर होगा या कोई और आपका फ्रेंड होगा तो वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की सोच अलग होती है उस चीज़ को सॉल्व करने का, उस चीज़ का तरीका हर किसी का अलग होता है, सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी दृष्टिकोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी बुक की, वो है चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। चिंतन और अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं। यानी गर्भ अवस्था से, जब कोई बच्चा या भ्रूण पेट में होता है, जब से ही वो सीखना शुरू करता है, हाथ पैर चलाना सीखना, खाना, ये सारी चीज़ें वो गर्भ अवस्था में ही तो सीख लेता है, हाथ पैर चलाना बच्चा। तो वो और मरते टाइम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना जो है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कई तत्व प्रभावित करते हैं। यह तत्व हमारे चिंतन और अधिगम का मार्गदर्शन देते हैं। यानी ये जो हमारी प्रक्रिया है, इसको ये चिंतन जो है ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और ये हमारी लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले कई कारकों की व्याख्या की है। यानी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने हमारे सीखने वाले कई कारणों की व्याख्या की है। इसमें व्यक्तियों की रुचियाँ, प्रेरणा, ज़रूरतें, संबंध, पर्यावरण, उम्र, समाज आदि शामिल होता है। यानी कोई व्यक्ति कब सीखता है, जब उसे रुचि हो, प्रेरणा हो, ज़रूरत हो, संबंध हो, पर्यावरण हो, उम्र हो, उसकी समाज हो, यानी समाज में कोई दबाव वगैरह हो, तब वो सीखता है या फिर उस चीज़ को करता है। इन कारकों को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब इन कारणों के आधार पर ही हम सीखने 4 भागों में बांट सकते हैं या 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत कारक, दूसरा है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीसरा है हमारा मीडिया और चौथा है हमारा प्रौद्योगिकी। ठीक है,
इसको हम 4 कारणों में बांटकर देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक को हम किस तरह से देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ व्यक्तिगत का तात्पर्य एक व्यक्ति के भीतर से है। व्यक्तिगत कारक किसी व्यक्ति के संबंधित व तत्व या कारण हैं जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कारक से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के भीतर से, जो उसे अंदर से प्रोत्साहन करते हैं कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी है। यह कारक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं। इन कारकों में एक व्यक्ति भी अभिप्रेरणा, बुद्धित्व, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, अवधान, अभिरुचि, अभिक्षमता, परिपक्वता, स्वयं आत्म अवधारणा, अधिगम, शैली और पूर्व ज्ञान शामिल हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से भी सीखता है या खुद की इच्छा से भी बहुत सारे कार्य करता है, जो कि इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिप्रेरणा। अब हम अभिप्रेरणा को देखेंगे। अभिप्रेरणा को किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी स्थिति है जो कि किसी व्यक्ति की अंदर की स्थिति को दर्शाता है, जो उसके व्यवहार को संचालित और नियंत्रित करती है। यानी एक ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को संचालित और नियंत्रित करने का कार्य करती है। हमें किसी भी व्यवहार कार्य करते समय हमारी भावना, हमारे काम करने की गति, हमारे प्रयासों का परिणाम, हमारी रुचि और किसी कार्य में शामिल होने के पीछे का मुख्य कारण यही है, उद्दीपन। यानी हमारे किसी भी कार्य को करने या फिर उसमें शामिल होने का जो उद्दीपन होता है वो यही होता है कि हम किस तरह से उसकी भावना रखते हैं, उसको किस गति से करते हैं, हमारी रुचि है या नहीं है, ये सभी इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ ये थोड़ा सा उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ समझाने के लिए है और कुछ नहीं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे। अभिप्रेरणा को कितने मेनली 2 टाइपों में परिभाषित किया गया है। यानी अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। एक होता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है हमारी बाह्य अभिप्रेरणा। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है जो हमें अंदर से प्रेरित करे, और बाह्य प्रेरणा का मतलब है जो हमें बाहर से प्रेरित करे। हम देख लेते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है। व्यक्ति के भीतर के उत्पन्न वह दबाव, उद्दीपन जो हमें किसी कार्य को करने या किसी विशेष व्यवहार करने के लिए निर्देश देता है, वह आंतरिक अभिप्रेरणा है। यानी एक ऐसी दबाव या ऐसा उद्दीपन जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे कि हाँ हमें वो कार्य करना है, वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, रात के 1 बज रहे हैं पर मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे। इसीलिए प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए, अदरवाइज़ मैं सो जाती अभी। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा आंतरिक प्रेरणा है जो मुझे प्रेरित करती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अब हम देखेंगे बाह्य प्रेरणा। यानी बाह्य प्रेरणा क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। जब उद्दीपन का कारण स्थान व्यक्ति के बाहर होता है तो उसे बाह्य प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। यानी जब उद्दीपन या फिर जो प्रेरणा है वो हमें बाहर से मिले तो वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच के अंतरों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखें। यानी आंतरिक और बाह्य जो प्रेरणा है उसके बीच में कुछ अंतर दे रखे हैं। अब हम उनके अंतरों को देख लेते हैं दोनों के। ठीक है, ये हमारा आंतरिक प्रेरणा और ये हमारी बाह्य प्रेरणा। पहला जो हमारा मेन डिफरेंट है वो है आंतरिक कारकों पर आधारित, ये हमारी अंदर के कारकों पर आधारित होती है, और ये हमारी बाह्य कारकों पर आधारित होती है। गहरी जड़ें होती हैं, इसमें ऊपरी तौर पर सतह की होती है, यानी ये ऊपर ऊपर होती है। इसमें हमारा जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इतना जुड़ाव नहीं होता। पूरी तरह से आत्मनिर्धारित होती है क्योंकि ये हम स्वयं करते हैं। ये पूरी तरह से दूसरों द्वारा निर्धारित होती है, यानी ये कोई और हम पे दबाव डाल रहा होता है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, केवल अंतिम उत्पादन प्रगति होती है। यानी ये सिर्फ तब तक होती है जब तक हमें अंतिम उत्पादन नहीं मिल जाता, सिर्फ हम ये तब तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अधिगम समय तक चलता है। यानी अधिगम जो है वो समय तक चलता है, इसमें केवल तब तक चलता है जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है हम लोग उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं आपको पता नहीं कब तक पढ़ाऊँगी, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि
क्या है, मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है, मुझे अपने आप से प्रेरणा मिलती है। जब आप मुझे कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। और जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, जैसे ही उनके एग्ज़ाम जाएंगे पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, वो उनके लक्ष्य की प्राप्ति होते ही उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो वो उनका जो लक्ष्य है वो बाह्य है, ठीक है, क्योंकि उन्हें बाहर से प्रेरणा मिल रही है कि बस एग्ज़ाम पास करना है एंड देन छुट्टी। ओके, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें अंतर है वो है बाहर के पीछे कारक, और इसमें हम लिख सकते हैं व्यक्ति, रुचि, क्षमताएं, आत्मविश्वास, जिज्ञासा, विश्वास, मूल, भय, ये सभी हमारे आंतरिक होते हैं। और बाह्य के पीछे कारक जो होते हैं वो पुरस्कार, प्रोत्साहन, वेतन, सामाजिक दबाव, सजा, स्तुत, ये हमारे जो होते हैं ये बाह्य के होते हैं। यानी जब हम किसी को पुरस्कार दें, प्रोत्साहन करें, वित्तीय दें यानी सैलरी वगैरह दें, सामाजिक दबाव या सजा वगैरह दें, तो ये बाहर के कारक हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आत्म खुशी के लिए पढ़ना, यानी जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं अपनी खुशी के लिए, ठीक है। कक्षा साफ रखना, क्योंकि यह आप सकारात्मक विचार देते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट है वो साफ़ सुथरी जगह बैठना पसंद करता है या कक्षा वगैरह साफ़ करता है तो वो उसकी खुशी के लिए, ताकि उसे खुद को खुशी मिले, वो अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है। तो ये इसके आंतरिक कारक हो जाएंगे। अब बाह्य के उदाहरण में आप लिख सकते हैं केवल परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना, यानी जैसे मैंने आपको बताया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, तो वो परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निरीक्षण की वजह से अपनी कक्षा की सफाई रखना, यानी अगर उन्हें डांट वगैरह नहीं खानी तो सफाई रखना, ये उनके बाह्य कारक हैं कि हाँ सिर्फ डांट से बचने के लिए सफाई रखना। आई होप आपको दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बौद्धिक। बौद्धिक के अंतर्गत यहाँ थोड़े से सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ से ये मेनली स्टार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी को देखेंगे। आधुनिक समय में बुद्धि को किसी के ज्ञान, सीखने की क्षमता या नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता के प्रतिबिंब के रूप में देखा और समझा जा सकता है। यह दर्शाता है कि बुद्धि के विभिन्न अंग हो सकते हैं, यानी जो हमारी बुद्धि है उसको हम आधुनिक रूप में देख सकते हैं कि बुद्धि जो है वो किसी एक ही चीज़ में नहीं होती। ऊपर ये जो दिखाया था मैंने अभी आपको, उसमें भी सिर्फ यही बताया गया है कि एक टीचर है, उसकी क्लास में 5-6 स्टूडेंट है और वो सभी को इंटेलिजेंट बताती है, लेकिन सिर्फ एक लड़की है जो टॉप करती है। क्या सभी बच्चे इंटेलिजेंट है? तो नॉर्मली अगर हम किसी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सभी बच्चे अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट है। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई गाना अच्छा बजाता है, कोई डांस अच्छा करता है एंड कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो सारे ही बच्चे बुद्धिमान हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में। जैसे कि जो हमारी बुद्धि है उसको भी हम अलग अलग फील्ड में देख सकते हैं, जैसे कि तकनीक, गणित बुद्धि और भाषाई बुद्धि और नैतिक बुद्धि, आनिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, कृतिवादी बुद्धि। परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी समस्या को सुलझाने, चिंतन करने, तर्क करने, दूसरों से संबंध बनाने, संवेगों का निर्णय करने, रुचियों को विकसित करने, सही और गलत की पहचान करने और अपने वातावरण में सामंजस्य बनाने की क्षमता ही बुद्धि है। यानी किसी भी समस्या को सुलझाने, चिंतन करने, तर्क करने और किस तरह से संबंध स्थापित करने हैं, इन सभी को करना, किस चीज़ को नियंत्रण करना है, अपनी रुचि को देखना और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, गलत और सही को पहचानना, यही हमारी बुद्धि है। अगर हम ये चीज़ कर पा रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं। ज़रूरी नहीं है हमें 100% लाने, 99% लाने तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे, नहीं। क्योंकि जो बच्चा क्लास में 100% ला रहा है, ज़रूरी नहीं है वो अपनी लाइफ में भी 100% दे पाए, ठीक है। तो जो बुद्धि का अभिप्राय होता है वो कभी भी नंबर या फिर हमारे रिजल्ट या फिर मार्क्स से नहीं जज किया जा सकता। वो बच्चों वाली चीज़ होती है कि हाँ हम लोग मार्क्स से जज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता। और आप तो ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जो बुद्धि है वो हमारी अलग अलग फील्डों में हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो आज प्रोफेसर हो, आपके जो प्रोफेसर हो वो हमेशा क्लास में टॉप हो। क्या पता वो 1-2 बार फेल भी हुए हों, बट उन्हें पता हो कि हाँ वो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं और अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। या जो आपके डॉक्टर वगैरह हों वो हमेशा से ही ये हो कि बहुत अच्छे हों। या क्रिकेटर वगैरह देख लो, ज़रूरी थोड़ी ना हर क्रिकेटर वो बहुत अच्छा टॉपर रहा हो पढ़ाई में जब भी वो अच्छा क्रिकेटर है, नहीं ना। तो
जो बुद्धि है वो कभी भी हम मार्क्स या स्टडी से जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का अलग फील्ड होता है, हर कोई अलग फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो बुद्धि को कभी भी इस चीज़ से जज नहीं किया जा सकता है और इसीलिए ये आपको पढ़ाया भी जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। यानी जो बुद्धि है हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से उसे परिभाषित किया है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जो कि पहली है हमारी अल्फ्रेड बिने 1916, विवेक को अन्यथा अच्छी समझ, व्यवहारिक समझ, पहल कहा जाता है। परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को सामंजस्य की आलोचना करने की क्षमता ही बुद्धि है। यानी स्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना, स्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना और स्थिति को अपने अनुकूल करना ही बुद्धिमानता कहलाती है इनके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे स्टैनबर्ग और साल्टन 1982, लक्ष्य निर्धारित समायोजन व्यवहार। यानी लक्ष्य निर्धारित करना और समायोजित व्यवहार करना ही बुद्धिमानता है इनके अनुसार, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों की ही जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो हम पॉइंट देख रहे थे, ठीक है। उसमें जो तीसरा था वो है हमारा स्वास्थ्य यानी हेल्थ। अब हम स्वास्थ्य को कैसे देख लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारी लर्निंग यानी अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के शरीर या मन की स्थिति है। यानी जो स्वास्थ्य है वो या तो शरीर या फिर मन की स्थिति हो जाती है, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना आवश्यक है। जब तक किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा वो नहीं सीख पाता। और स्वास्थ्य को दिखाने के लिए आप इस पिरामिड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे ऊपर शरीर, फिर स्वास्थ्य और मानसिक और सामाजिक, इन चारों ही पहलू को रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छे से वर्क करेगा, हम मानसिक रूप में सही होंगे और हम सामाजिक रूप में भी अच्छी भागीदारी निभा पाएंगे। अतः जब भी हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के इन तीनों पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर हमने स्वास्थ्य शब्द का यूज़ किया है तो हम इन तीनों ही पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो ये तीनों ही पहलू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं स्वास्थ्य में। इनकी चर्चा ऊपर दी गई है। स्वस्थ होने का अर्थ है ठीक होने की स्थिति और बीमारी से मुक्त होने की स्थिति। यानी स्वस्थ का शब्द का अर्थ ये है कि ठीक होने की स्थिति या बीमार ना होने की स्थिति। और जब इंसान बीमार नहीं होता तो वो मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग कर पाता है, शरीर का अच्छा प्रयोग कर पाता है और सामाजिक अच्छी बॉन्डिंग बना पाता है, समाज में एक अच्छी भूमिका निभा पाता है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ होना इम्पॉर्टेंट होता है अपनी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के लिए। सभी जीवनों के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कनाडा आधारित शोध का दावा है कि जो बच्चे अस्वस्थ हैं उन्हें स्कूल की समस्याओं के लिए उन विद्यार्थियों की तुलना में अधिक जोखिम है जो चिकित्सा समस्याओं से मुक्त हैं। यानी एक शोध करता है, कनाडा आधारित जो शोध किया गया था, इनके अनुसार बताया गया कि जो बच्चे अस्वस्थ हैं, जो ठीक नहीं रहते, उनकी तुलना में जो बच्चे ठीक रहते हैं ना, वो आराम से विद्यालय में अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं। पर जो स्वस्थ नहीं रहते वो अपनी एक्टिविटी चिकित्सक चीज़ों में पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। जो चिकित्सक समस्याओं के मुक्त हैं, यानी जो चिकित्सक समस्या जो भी बीमार नहीं है वो ठीक है, तो वो आगे निकल जाते हैं। खराब स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों में स्कूल में अनुत्तीर्ण होने, एक ही कक्षा में बार बार दोहराना और स्कूल छोड़ने की भावना अधिक होती है। यानी जो बच्चे बीमार रहते हैं वो या तो बार बार फेल होते रहते हैं, अनुत्तीर्ण होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, या फिर एक ही कक्षा में बार बार रहते हैं। और फिर ऐसे बच्चों के दिमाग में स्कूल छोड़ना या फिर शिक्षा को छोड़ देना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो बच्चे रेगुलर जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। वो एक तो रेगुलर जा नहीं पाते तो उनका सिलेबस वगैरह और स्टडी वगैरह भी पूरी नहीं हो पाती, जिनकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं और अपनी जो शिक्षा है वो भी पूरी नहीं कर पाते। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।